हेलो दोस्तों, दिस इज शेखर। दोस्तों, हम लोग आज यूपी टेट का हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय शब्द में है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इसमें से कोई नहीं। प्रश्न यह है कि विद्यालय में कौन सा संधि है। तो विद्यालय में देखिए, आप लोग को अगर ठीक से समझना है माध्यम से, तो बस यहाँ पे बीच में फोकस करना है। यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे बस यहाँ पे फोकस कीजिए। तो ये आ की मात्रा है ना, मतलब दीर्घ हो गया, ऑटोमेटिक ये दीर्घ हो गया। तो दीर्घ हो गया तो लेकिन दीर्घ तो इसमें दिया नहीं है। और ये बताइए कि दीर्घ संधि किसका मतलब कि पार्ट है, तो स्वर संधि का ही पार्ट है। तो यह हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। जैसे कि अ प्लस अ मिलकर हो जाता है आ, और वही आ की मात्रा यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलकर दीर्घ उ बन जाएगा, या फिर ह्रस्व ई और दीर्घ ई भी रहेगा तो भी ये दीर्घ ई बनेगा। तो इस टाइप के जितने भी वर्ड आपस में मिलकर चेंजिंग होते हैं और नया चेंजिंग आता है और वह दीर्घ बन जाता है, तो वह दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। तो आगे अब देखिए, अगला देखते हैं इसका। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है, इसमें बताइए। प प्लस वन, प प्लस अन, पो प्लस अन, या फिर प प्लस न। तो देखिए, पवन कैसे बनता है, पो और अन से, पो प्लस अन से मिलकर बना है पवन। ठीक ना, थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए, इसमें पूछ रहा है प्रश्न कि हिंदी में वचन होते हैं कितने प्रकार के, 1, 2, 3 या फिर अनगिनत होता है। तो देखिए, हिंदी और संस्कृत, तो हिंदी में वचन 2 होता है, 2। कौन कौन, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत में 3 होता है। कौन कौन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में टोटल वचन की संख्या, हिंदी में वचन की संख्या 2 होता है, संस्कृत में 3 होता है। अगला, आगरा का बहुवचन होगा। अच्छा क्वेश्चन है। आगरे, आगरों, आगरे या फिर बहुवचन नहीं होगा। तो देखिए, आगरा एक स्टेट का नाम है कि नहीं। तो आगरा एक स्टेट का नाम है, तो ये बताइए कई आगरा है क्या। आगरा तो एक ही है ना, तो आगरा ही होगा। इसमें आगरा कहीं नहीं दिया है, इसलिए इसका मतलब बहुवचन नहीं बनेगा। आगरा का आगरा ही होगा। ठीक। नेक्स्ट, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। 1 सेकेंड। प्रश्न ये कर रहा है कि जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है। पद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, या फिर पदबंध। तो देखिए उसको, जैसे कि जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन, कोई चेंजिंग नहीं होता है, त्यों का त्यों रहता है, मतलब वो ऐसे ही रह जाता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है, तो उसे कहा जाता है अविकारी शब्द। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं हम लोग। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा शब्द सही है। तृष्णा, तिरिष्णा, तृष्णा, तृष्णा, पढ़ते ही समझ में आ गया होगा। सही रूप का चयन करना है तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि तृष्णा ऐसे लिखा जाता है। इसमें वर्तनी से प्रश्न पूछा है। नेक्स्ट, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। देखिए, ये बहुत से एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है और अब पूछते पूछते ये आसान हो गया है। ठीक, तो बताइए पहला ऑप्शन करें कवित्री, कवि, कवियत्री, या फिर कवियत्री। कवि का क्या होगा, कवयित्री होगा। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त किए जाते हैं क्या कहलाता है। संस्कृत, तद्भव, तत्सम, या फिर देशज। तो देखिए, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होता है, मतलब जैसे अग्नि है, तो अग्नि क्या हो गया, अग्नि, और इसका अर्थ होगा आग। अग्नि का अर्थ होगा आग। आग जब बनेगा इसका, तो ये आग जो है ये तद्भव हो गया। आग इसमें क्या है, तद्भव, और अग्नि तत्सम। यही पूछ रहा है कि इसका कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं, मतलब तो दोनों का एक ही है ना, तो इसका मतलब ये तत्सम पूछ रहा है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होता है उसे तत्सम कहा जाता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं।
जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको क्या कहते हैं? द्वंद्व समास, द्विगु समास, प्रधान समास या फिर तत्पुरुष समास। तो देखिए, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान होता है तो वह द्वंद्व समास होता है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध शब्द है इसमें से कौन? शुद्ध शब्द कौन है बताइए? उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या फिर उज्ज्वल। इसमें से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, बाकी सब जो दिया है ये गलत दिया है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होगा? अनुरक्त का विलोम बताइए। आरक्त, विरक्त, निरक्त या फिर आसक्त। अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा वो विलोम शब्द। ठीक, नेक्स्ट। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? तत्सम की इसकी पहचान करना है। शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, काष्ठ, घृत, घोड़ा, कारीगर, ओष्ठ, किताब, नानी, चाकू, निष्ठुर, चम्मच, हाथी, कार्य। देखिए, जब इस टाइप के प्रश्न में जैसे लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक टिक इसमें लगा सकते हैं। जैसे बस ये पता कीजिए, एक को देखते जाइए। इसमें देखिए, शर्करा तत्सम है, पवन तत्सम, ज्येष्ठ तत्सम है, अग्नि तत्सम। पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए नहीं पहला सही होता तो देखिए, तब काष्ठ को देखते हैं। काष्ठ तत्सम है, घृत तत्सम है, लेकिन घोड़ा तत्सम नहीं है, ऐसे काट कर छोड़ देते हैं। लेकिन ओष्ठ तत्सम है, किताब तत्सम नहीं है। ओष्ठ तत्सम है लेकिन किताब तत्सम नहीं, तद्भव है, वैसे कट जाएगा। निष्ठुर, चम्मच, हाथी, कार्य, तो ये दोनों तो क्या हो गया? तद्भव है। हाथी भी तद्भव है, इसलिए तो ये सब तो नहीं होगा, वैसे ही वो अपने आप में सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। किस शब्द में को उपसर्ग नहीं है? देखिए, मूल शब्द इसको पहले पकड़ना है, उसके बाद इसमें चेक इन करना है कि किस में उपसर्ग नहीं है। तो कुरूप, रूप से कुरूप, रूप तो मूल शब्द हो गया, उसमें कु लग गया। देखिए, मैं बता चुका हूँ कितनी बार कि ये मूल शब्द। मान लीजिए, मूल शब्द के बाद प्रत्यय लगता है, प्रत्यय, और मूल शब्द के पहले क्या लगता है? मूल शब्द के पहले उपसर्ग। अगर उपसर्ग की बात करेगा तो उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, बाद में प्रत्यय लगता है। तो इसमें मूल शब्द को पकड़ना है। तो रूप मूल शब्द हो गया, उसके पहले कु लगाया तो कु रूप हो गया, तो कु उपसर्ग हो गया। इसका मतलब कि ये तो है लेकिन नहीं वाला पूछा है। कुकर्म, कर्म तो है लेकिन उसमें कु लगा है, इसमें भी कु लगा हुआ है। कुशल, कुशल, सल कोई शब्द है नहीं, इसका मतलब कि यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुचाल, चाल तो एक मूल शब्द है, उसके पहले कु लगा हुआ है, तो कु उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, लेकिन सेकंड वाले ऑप्शन में नहीं लगा हुआ था, इसलिए सेकंड वाले ऑप्शन प्रश्न के हिसाब से सही हो जाएगा। इन प्रत्यय का प्रयोग किन शब्द में हुआ है? पुजारिन, कठिन, चिन्ह या फिर मीन। इसमें भी देखिए, मूल शब्द निकालने के बाद इसमें पता किया जा सकता है मूल शब्द। बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पुजारिन। पुजारिन हो जाएगा, पुजारिन। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास या फिर द्विगु समास। उसको क्या कहा जाएगा? जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो, तो संख्या के हिसाब से ये हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु मतलब कि दो इसमें आ रहा है, समझ लीजिए, दो एक संख्यावाचक शब्द है, इसलिए यह द्विगु समास हो जाएगा। समझने के लिए बता दिया हूँ। वैसे द्वंद्व समास है इसमें से कौन? लंबोदर, अंधकूप, नर नारी या फिर शरणागत। तो द्वंद्व समास का मतलब ये होता है कि दोनों पद प्रधान होना चाहिए, दोनों पद, और कहीं कहीं ये भी लगा हुआ रहता है दोनों शब्द के बीच में। अब आप बता सकते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा नर नारी। ठीक। नगर में रहने वाले को क्या कहा जाता है? शहर, नागर, नर नारी या फिर शरणागत। नगर में रहने वाले को क्या कहा जाता है बताइए? तो नागर कहा जाता है, नागर। नगर में रहने वाले को नागर कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन नहीं है? जातिवाचक इसमें से कौन नहीं है? शैशव, लोहा, लकड़ी या फिर पुस्तक। लकड़ी, लोहा और पुस्तक ये जातिवाचक है, तो ये जब नहीं है तो ऑटोमेटिक शैशव जातिवाचक नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? चलिए इसको, प्रश्न को और ऑप्शन को देखते हुए चलना है।
प्रश्न कर रहा है कि मेरे घर स्टेशन से बहुत दूर है। से आ रहा है ना, से आ रहा है, तो संप्रदान के लिए मतलब संप्रदान में क्या आएगा, के लिए, इसमें देखिए के लिए आएगा या फिर को आएगा, और जो को आएगा वो देने, कुछ देने के अर्थ में को आएगा, ये सभी शब्द आएगा। तो इसमें नहीं, आराम घर पर सो रहा है, तो इन दोनों में ऐसा शब्द नहीं दिखा है। के लिए और को यही आना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसका। नेक्स्ट ऑप्शन है, यही उसका ऑप्शन है कि राजा ने निर्धन को कंबल दिए, निसार खेलता है। तो के लिए और को आ रहा था ना, तो को तो आ गया। अब बताइए, राजा ने निर्धन को कंबल दिए, तो को कंबल देना, देने के अर्थ में आ रहा है कि नहीं को, इसका मतलब कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और मैं इसका ट्रिक वही बताया था। अगला, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है कैसा, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए, जब उसमें स्वतः या फिर अपने आप या फिर खुद ऐसा शब्द आएगा तो वो निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। ये इसकी पहचान है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण इसमें से कौन सा है, रस्सी जल गई, सीमा पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, या फिर बच्चा सोता है। तो संयुक्त क्रिया, रस्सी जल गई नहीं है ऐसा, सीमा पढ़ रही है इसमें भी नहीं है, बच्चा सोता है इसमें भी नहीं है, लेकिन तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो इसमें संयुक्त क्रिया है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सरल या फिर साधारण वाक्य किसे कहा जाता है, बताइए। जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हो, या फिर जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। देखिए, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया होती है उसे ही कहा जाता है सरल या फिर साधारण वाक्य। जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, तो मैं, इसमें तो कर्ता हो गया, तो बिल्कुल एक उद्देश्य, कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है। मैं एक क्या हूँ, टीचर, तो टीचर एक विधेय हो गया, बस हूँ ये कर्ता हो गया। तो ये सभी इसकी पहचान होती है, समझने के लिए मैं बताया हूँ। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है, बताइए। मैं एग्जाम्पल दिया हूँ, बिल्कुल वैसे ही है लगभग। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है। तो देखिए, उद्देश्य को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहा जाता है, और सब्जेक्ट मतलब क्या होगा, कर्ता। तो कर्ता आप समझिएगा, इसमें मेन मुख्य भूमिका किसकी होती है, तो उसी को पकड़ना होता है, वही होता है उद्देश्य। मोहन बाजार जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मोहन उद्देश्य है, मतलब सब्जेक्ट है, मतलब कर्ता है, बस हो गया। निम्न में से मिश्रित वाक्य कौन है, देखिए मिश्र में आएगा कि ऐसे कोई शब्द आएगा, किंतु परंतु लेकिन ऐसे कुछ शब्द आएगा उसमें, तो उससे समझ में आ जाएगा कि वो मिश्रित वाक्य की बातें कर रहा है। तो देखिए, वर्षा हो रही है, इसमें मिश्रित वाक्य नहीं है। मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, तो और आ गया, तो संयुक्त वाक्य हो गया, तो ये भी नहीं है। सुधीर पढ़ता है, ये तो साधारण वाक्य हो गया, इसमें भी नहीं है। इसका मतलब कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई, देखिए की आ रहा है ना, तो ये मिश्रित वाक्य की पहचान है इसकी। अब अगला देखते हैं, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किसी विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, विराम लिखा हुआ है, किसी विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो उस चिन्ह का क्या नाम है, यही पूछा है। विस्मयवाचक चिन्ह, अवतरण या फिर उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह या फिर निर्देशक चिन्ह। तो देखिए, किसी के कथन को उद्धृत करने के लिए, कथन जैसे नहीं होता है कि जैसे ऐसे उसमें लगा रहता है और बीच में एक कथन लिखा हुआ रहता है, फिर ऐसे रहता है, तो इसको अवतरण या फिर उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। सही विराम चिन्ह वाला वाक्य इसमें से कौन है, जो पत्र आया है वह कहाँ है, जो पत्र आज आया है वह कहाँ है, जो पत्र आज आया है कहाँ है, जो पत्र आज आया है कहाँ है। तो बताइए, जो पत्र आज आया है कहाँ है, जब प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह लगना चाहिए, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी में और प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शेर को सामने देखकर यह वाक्य किस मुहावरे को पूर्ण करेगा, बताइए। शेर को सामने देखकर मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया, मैं आग बबूला हो उठा, मैंने आसमान सिर पर उठा लिए, या फिर मेरे प्राण सूख गए। तो मेरे प्राण सूख गए, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये बताइए, शेर को सामने देखकर मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया, ऐसा तो नहीं होता है। मेरे प्राण सूख गए, यही इसको मतलब कि ये मुहावरा इसको पूर्ण कर रहा है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सही मुहावरा इसमें से कौन है।
नेत्रों में मिट्टी डालना, आँख में रेत फेंकना, आँखों में धूल झोंकना या फिर आँखों में कचरा डालना। तो आँखों में कचरा डालना ऐसा मैंने कभी सुना नहीं है, नेत्रों में मिट्टी डालना ऐसा भी नहीं, आँखों में रेत फेंकना ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन सही मुहावरा इसमें थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, आँखों में धूल झोंकना। ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यह एक प्रकार का मुहावरा है। हाथ न आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है। हाथ न आना का अर्थ क्या होगा, यही इसमें पूछ रहा है। पकड़ में न आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना या फिर हाथ फैलाना। तो हाथ न आना मतलब पकड़ में न आना, इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि सिर फिर जाना का अभिप्राय इसमें से क्या होगा। चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सर दर्द हो जाना या फिर पीछे मुड़कर देखने लगना। सिर फिर जाना मतलब क्या होगा, अहंकारी हो जाना। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।